हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन लेसन का जो है वो स्टडी करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उस वैल्यू में कहां और कब कैसा चेंज आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 के ऊपर देख सकते हो कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी अगर हम देखें तो हमें वहां पे समझ में आएगा कि द वैल्यू ऑफ जी इज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, दैट इज along the surface of earth, that is the radius of earth actually, then height and depth. These are the 3 factors on which the value of g depends. मगर इससे पहले मैं कुछ सिंपल सी बातें आपको बताना चाहता हूं जो मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा कर दी है कि जो वैल्यू ऑफ g है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या फिर आप डिस्टेंस के स्क्वायर को भी बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर मैं इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिमूव कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये इक्वालिटी के जगह पे प्रोपोर्शनलिटी, एंड g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मिलेगा। मतलब मास को कैसे प्रोपोर्शन में है g की वैल्यू, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मींस इफ मास इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ g आल्सो इंक्रीज एंड इफ मास डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ g आल्सो डिक्रीज। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली विच इज सेंट्रीपिटल इन नेचर, और ग्रेविटेशनल फोर्स से ही इस एक्सेलरेशन का ओरिजिन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसको ही जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, उसको ही जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी ये बात है कि मास को जी की वैल्यू कैसे है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मतलब मास अगर इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो इंक्रीज, मास डिक्रीज वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये क्या है, रेडियस, या इसे मैं डिस्टेंस बोल सकता हूं। तो जी का जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात जिसको समझ में आ गई उसको ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं ये अच्छे से क्लियर होगा कि वैल्यू ऑफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। अब देखो जी की वैल्यू डिपेंड किन किन फैक्टर्स के ऊपर है। जो फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर वैल्यू ऑफ जी डिपेंड है, फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स किन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। जैसे टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फैक्टर जो दिया है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे कहा है, मगर वहां पे फैक्टर कौन सा लगने वाला है, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ लगने वाला है। सेकेंड जो फैक्टर है वो हाइट है जिसके ऊपर वैल्यू ऑफ जी डिपेंड है, और थर्ड जो फैक्टर है ये डेप्थ है जिसके ऊपर वैल्यू ऑफ जी डिपेंड है। अब मुझे बताओ ये तीनों किसके टाइप है, दिस ऑल 3 आर द टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस। डिस्टेंस के टाइप है कि नहीं, रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, हाइट क्या है, डिस्टेंस ही है, और डेप्थ भी क्या है, डिस्टेंस ही है। मगर इन्हें अलग अलग क्यों वर्ड्स यूज किए फिर, बिकॉज रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सरफेस ऑफ अर्थ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। हाइट मीन्स डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस से ऊपर वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, तो ये भी डिस्टेंस है। डेप्थ क्या है, डेप्थ इज ऑल्सो डिस्टेंस बट इट इज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस से कहां पे, नीचे वाला डिस्टेंस है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो 3 फैक्टर्स है, दिस ऑल 3 फैक्टर्स आर डिस्टेंसेस। ये तीनों ही फैक्टर क्या है, डिस्टेंस है। तो अब मुझे बताओ कि जी को इनका प्रोपोर्शन कैसा होगा, इनवर्स ही होगा। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हाइट एंड डेप्थ। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हाइट एंड डेप्थ। समझ में आ गया।
ये जिसको समझ में आ गया उसको आगे सब कुछ समझ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके, कि जी की वैल्यू डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने फॉर्मूला से भी बताया और ये भी प्रूफ किया कि रेडियस, हाइट और डेप्थ क्या है, डिस्टेंस ही है। तो अगर ये तीनों डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को जी की वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब ये तीनों ही फैक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जी की वैल्यू विल डिक्रीज, एंड इफ दिस फैक्टर्स इंक्रीजेस जी की वैल्यू विल, मतलब यहां पे इंक्रीज तो डिक्रीज, यहां पे डिक्रीज लेंगे, फिर ये डिक्रीज अगर होगी ये तीनों फैक्टर तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाइस वर्सा है, अपोजिट है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सिंपल है। आई होप सबको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। बस अभी एक्सप्लेन क्या करना है, फिर हमें एक्सप्लेन ये करना है कि कैसे, कि जैसे रेडियस कम ज्यादा अर्थ के ऊपर कैसे होती है, हाइट से कैसे रिलेशन है और डेप्थ से कैसे रिलेशन है। एक बात अपने माइंड में फिट करवा लो कि जब जब क्या होगा, रेडियस, हाइट और डेप्थ का वैल्यू इंक्रीज होगा, जी का वैल्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज। और रेडियस, हाइट और डेप्थ का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो जी की वैल्यू क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ये चीज आप माइंड में फिट करवा लो। बस मुझे अब रीजन आपको बताना है कि क्यों रेडियस कम ज्यादा होने की वजह से जी की वैल्यू कम ज्यादा उसके अकॉर्डिंग होती है, क्यों हाइट से रिलेशन है और क्यों डेप्थ से रिलेशन है, रीजन मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं रेडियस ऑफ अर्थ को। रेडियस ऑफ अर्थ मतलब अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ को अगर देखते हो तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। अर्थ एक परफेक्ट स्पेरिकल सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर कैसे है, अर्थ का शेप एग शेप है, मतलब क्या, इसेंट्रिक शेप जिसे बोलेंगे हम। हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी केपलर्स के लेक्चर्स में, केपलर के लॉज में। तो अर्थ भी क्या है, नॉर्मल इसेंट्रिक है, परफेक्ट सर्कल नहीं है। ओके, एक शेप मतलब बहुत ज्यादा इतना एग शेप नहीं है, मगर नॉर्मल क्या कहेंगे हम, नॉर्मल अर्थ जो पोल है, पोल को थोड़ी फ्लैट हो चुकी है और जो इक्वेटर है, इक्वेटर को बल्ज हो चुकी है। मतलब देखो, जब अर्थ रोटेट करेगी, रोटेट करने के बाद अब देखो ये अर्थ अगर है और ये ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे ज्यादा लगेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, मतलब जब अर्थ को हम कंसिडर करते हैं तो अर्थ ऐसे नॉर्मल, इतनी ज्यादा इसेंट्रिक नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो अर्थ है हमारी, ये नॉर्मल ऐसे इसेंट्रिक हो गई है। ये जो सेंटर में से लाइन पास होगी इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर के जो दो अपोजिट पॉइंट्स हैं इन्हें हम नॉर्थ पोल और क्या बोलते हैं, साउथ पोल। अब देखो, अर्थ के रोटेशन की वजह से जब अर्थ घूम रही है, जैसे आपने अगर कहीं फेयर वगैरह होती है, ओके, गावाकडची जत्रा, वहां पे आपने देखा होगा कि स्मॉल स्मॉल हॉर्स होते हैं, वो ऐसे बड़ा सा वो पालना होता है ना, बड़ा नहीं छोटा होता है, और उसको ऐसे लॉन्ग लॉन्ग रॉड्स होते हैं, नीचे छोटे छोटे ऐसे हॉर्स लगाए होते हैं, और छोटे बच्चे उसके ऊपर बैठ के एंजॉय करते हैं। और वो जो पर्सन है, अब तो इलेक्ट्रिक आ गए हैं, ओके, जब बटन ऑन होगा तो वो क्या करने लगेगा, मशीन रोटेट करने लगेगा। तो जब अभी मशीन रोटेट नहीं कर रहा है तब तक क्या है, वो स्ट्रेट रॉड और वो हॉर्स जो है छोटे वाला, वो वैसे क्या वैसी है। ओके, मगर जब रोटेट करेगा तब क्या होगा, ऐसे फैलेगा कि नहीं, मगर अट्रैक्ट कहां पे रहेगा, सेंटर की ओर ही रहेगा, मगर ऐसे स्ट्रेट ऐसे घूमेगा क्या, मतलब ये है तो ये ऐसे घूमने वाला है क्या, नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब क्या, इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फोर्स लगाएगा। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में, इक्वेटर के डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसलिए जो इक्वेटर के दोनों साइड से ये क्या हो गए हैं, बल्ज हो गए, ऐसे थोड़े से बाहर आ गए हैं। ओके, और ये दोनों पार्ट बाहर आने की वजह से ये नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का जो रीजन है ये नॉर्मल फ्लैट हो गया है। अब रेडियस को मेजर करो, इतना ज्यादा इसेंट्रिक नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे किया है, ठीक है। अब अगर रेडियस हम मेजर करते हैं इस पॉइंट, ये फॉर एग्जांपल सेंटर अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे देखो, पोल और सेंटर में रेडियस का जो डिस्टेंस है वो कैसा लग रहा है, कम, और इक्वेटर के ऊपर जो रेडियस है ये कैसे लग रही है, ज्यादा। मतलब अर्थ्स रेडियस इज नॉट यूनिफॉर्म अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जो रेडियस है हर जगह सेम नहीं है।
जो हम रेडियस लेते हैं 6400 किलोमीटर, ये एक एवरेज रेडियस हम कह सकते हैं। एवरेज रेडियस है, हर पॉइंट पे रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया, अब यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और ज्यादा कम हो गया। तो मुझे समझाना यही था, ये तो आपको समझ गया होगा। फिर से यहाँ पे लिखता हूं मैं कि यहाँ पे अगर हम पोल के ऊपर रेडियस मेजर करते हैं तो रेडियस कैसे लग रही है? कम, और इक्वेटर के ऊपर रेडियस मेजर करते हैं तो रेडियस कैसी है? ज्यादा। और हमें ये तो पता है कि रेडियस के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ जी की वैल्यू कैसी होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर पोल के ऊपर जो पोल्स है, पोल्स, तो पोल्स के ऊपर अगर हम देखें तो रेडियस की वैल्यू कैसे है? लेस, तो जी की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा। अब जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे रेडियस कैसी है? ज्यादा, तो जी की वैल्यू क्या होने वाली है? कम। तो वैल्यूज भी आपको ध्यान में रखना है। जो पोल है, पोल के ऊपर वैल्यू होती है 9.8 और यहाँ पे जो वैल्यू होती है 9.7। ओके, या फिर जो टेक्स्ट बुक में परफेक्ट वैल्यूज दी है उसे याद रखो, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.78। ओके, यहाँ पे 9.32 और 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोल्स के ऊपर रेडियस नॉर्मली कम है, पोल फ्लैट होने की वजह से, क्योंकि ऊपर से फ्लैट हो गया, इधर से बल्ज हो गया इक्वेटर को, तो रेडियस भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो रेडियस लेस है कहाँ पे? पोल के ऊपर, तो जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा दिख रही है तो जी की वैल्यू कम होगी। तो जो पोल है, पोल के ऊपर 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतनी जी की वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतनी वैल्यू आती है। ओके, तो इसके अंदर पॉइंट्स क्या लिखोगे आप? जब रीजन लिखोगे तो अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट और सर्कुलर ऑब्जेक्ट. It is flattened at pole and it is bulged out at equator because of the centrifugal force and rotational motion of earth. Okay, because of this the radius slightly increases at equator and decreases at pole. If radius is less at pole, value of g will be more, and if radius is more on equator, value of g will be less. That's why the values are at pole are 9.832 meter per second square and at equator are 9.78 meter per second square. होप आपको ये समझ गया होगा कि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्मली सर्कुलर नहीं है, शेप के वजह से अर्थ के वैल्यू ऑफ जी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज हो जाता है. ओके, तो ये पहला पॉइंट होप आपको समझ में आ गया होगा. अब जो सेकेंड पॉइंट है जिसके ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड है, कौन सा है ये सेकेंड पॉइंट? ये है हाइट. क्या है? हाइट. सेकेंड पॉइंट हाइट, एच हाइट. ओके, अब हाइट के ऊपर कैसे डिपेंड है? अब देखो सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे अर्थ, ये अर्थ का सेंटर, ये सरफेस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सरफेस के ऊपर है. अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस है? 6400 किलोमीटर. अब ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, ये यहां तक ऊपर चला गया, 10 किलोमीटर ऊपर चला गया. तो अब ऑब्जेक्ट की हाइट सेंटर से कितनी हो गई? 6410 किलोमीटर. अब हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि कोई एक सैटेलाइट है, जैसे वेदर सैटेलाइट, वो फॉर एग्जांपल, या टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो नियर अबाउट 20,000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे है. 20,000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है. तो अब देखो यहां पे मैं इस पॉइंट को नेम देता हूं ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी. तो अभी देखो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस, वो कितना है? 6400 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. देन सी से, सेंटर से, इसको कुछ अलग नाम देता हूं, फिर डी लेता हूं. सेंटर से ए 6400 किलोमीटर, सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना है एरोप्लेन का? कितना? 6410 किलोमीटर. अरे सॉरी, 6410 किलोमीटर. ओके, तो ये डिस्टेंस है सेंटर से कहां तक? बी तक, मतलब एरोप्लेन उतने ऊपर उड़ रहा है.
और सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है सेंटर से डी पॉइंट का वो कितना है, ये 20,000 और ये 6,400, मतलब कितना हो गया वो 26,400। ओके, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंसेस ए से बी और डी तक इंक्रीज हुए, मतलब क्या हुआ है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ओके, डिस्टेंस के साथ। तो मगर एक बात और ध्यान में रखो, सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, नॉर्मल चेंज है 9.8 9.7 का। उसके बाद अगर 10 किलोमीटर है तो ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, तो बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आएगा, निग्लेक्सिबल चेंज होगा। मगर इस वैल्यू के ऊपर निग्लेक्सिबल चेंज होगा क्या, नहीं। वैल्यू अगर ज्यादा है, हाइट अगर ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, चेंज भी वैल्यू ऑफ जी में ज्यादा ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ जी उतनी ज्यादा क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो वहां पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए आपको, पेज नंबर 9 के ऊपर एक चार्ट है, वहां पे जैसे हम जीरो मतलब अर्थ के सरफेस पे होते हैं, ऑब्जेक्ट है कोई भी एक, तो उसके लिए वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं हम, माउंट एवरेस्ट के टिप के ऊपर। ओके, तो वहां पे डिस्टेंस है 8.8 किलोमीटर, तो वैल्यू ऑफ जी 9.8 ही रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अब उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, तो वो कितनी है, 36.6 किलोमीटर। जो वो हॉट बलून होते हैं ना, एयर बलून, तो उसने कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करी अब तक, 36.6 किलोमीटर। हाइट बढ़ गई, अब जी की वैल्यू में नॉर्मल चेंज आ गया 9.77। और ऊपर चलते हैं तो हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट जो है 400 किलोमीटर को लॉन्च करते हैं, जो हमें वेदर की अपडेट देते हैं, तो हाइट अब ज्यादा बढ़ गई जरा, तो वैल्यू भी देखो कम हो गई और 8.7। अब और ऊपर जाते हैं हम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे मैंने कहा था आपसे कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर से ऊपर ही होते हैं, तो कितना हाइट दिया है उसका, 35,700 किलोमीटर। अब इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर चला गया तो सेंटर से तो डिस्टेंस बहुत बढ़ गया ना, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा वैल्यू ऑफ जी उतनी कम हो जाएगी, 0.2 हो गई वहां पे वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाएगी सेंटर से ऑब्जेक्ट उतना ही दूर दूर जाएगा, और इस वजह से उसके ऊपर फोर्स भी कम होगा और एक्सेलरेशन भी उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ कौन सा डिस्टेंस है, अब ये तो हमें पता है कि डेप्थ से भी कैसा रिलेशन है, इनवर्स ही रिलेशन है। डेप्थ के साथ भी रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। मगर अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर डेप्थ है तो कौन सा डिस्टेंस है इनसाइड द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है और ये सेंटर है, अब ऑब्जेक्ट अगर डेप्थ में जा रहा है अंदर, तो हमें क्या लगेगा कि सेंटर के तो पास आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, जैसे डेप्थ के अंदर जा रहा है तो ऐसा लगेगा कि सेंटर के तो क्लोज आ रहा है। अगर क्लोज आ रहा है तो फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, फोर्स इंक्रीज होना चाहिए तो वैल्यू ऑफ जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हाइट इंक्रीज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। अब हाइट डिक्रीज मतलब सेंटर की ओर, सेंटर के नजदीक आ रहा है ऊपर से सरफेस तक, तो जी की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब जब डेप्थ में जाएंगे तो सेंटर के पास जा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस तो कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो जी की वैल्यू तो इंक्रीज होनी चाहिए। मगर ऐसे होता है क्या, नहीं, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब क्यों डिक्रीज होती है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मास को कंसीडर कर। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, और इसको मैं बी पॉइंट कंसीडर करता हूं। अब यहां पे ये एक ऑर्बिट है अर्थ की, एक सरफेस, और ये एक पार्ट है। अब इसे मैं देता हूं मास ऑफ ए और इसे बोलता हूं मैं मास ऑफ बी। तो मुझे बताओ मास ऑफ ए ज्यादा है या मास ऑफ बी ज्यादा है, मास ऑफ ए इज लार्जर देन बी। ओके, तो ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट पे रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स अर्थ के कितने मास का लगने वाला है, इतने बड़े मास का लगेगा, फोर्स भी ज्यादा रहेगा, जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। मगर जब ऑब्जेक्ट डेप्थ में जाता है ना, तो द मास कॉन्ट्रीब्यूटिंग
टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विल डिक्रीज। यहाँ पे मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे अंदर जाएगा तो वो एक अलग ऑर्बिट में चला गया अर्थ के अंदर। एक्चुअली ऑर्बिट स्पेस में होती है, मगर जस्ट समझने के लिए कह रहा हूं आपको कि यहाँ पे है सरफेस के ऊपर, तो मास लार्जर है तो जी की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मास से कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे नीचे हम बी पॉइंट तक आएंगे तो इतने ही मास का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब मास क्या हो गया, डिक्रीज, तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। ओके, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। मगर डेप्थ के बारे में ये सच नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना मास है अर्थ का, इस पॉइंट पे कंट्रीब्यूट करने वाला फोर्स में वो ज्यादा है, इसलिए जी की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। और यहाँ पे मास क्या हो गया, कम हो गया, तो मास लेस, जी की वैल्यू भी क्या, लेस। When object go inside the earth, the mass contributing for its acceleration due to gravity will decreases, and we know that the relation between value of g and mass is direct proportion. If mass decrease, value of g also decrease. तो डेप्थ में जाने के बाद वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज 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 हो जाएगी। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे चला जाता है, एक क्वेश्चन पूछा है वहां पे नीचे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, पेज नंबर 9, थिंक अबाउट इट। सेकंड क्वेश्चन के सेंटर के ऊपर क्या वैल्यू होगी, सेंटर के ऊपर रेडियस की क्या वैल्यू है, 0, मास की क्या वैल्यू है, 0, रेडियस 0, मास 0। अगर हम लिखते हैं g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, g इंटू 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। g को 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस वजह से क्या कहेंगे हम, जो g की वैल्यू है वो क्या है, 0 होती है ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस और मास दोनों 0 है इसलिए। अब उसके बाद पहला वाला क्वेश्चन क्या है, थिंक अबाउट इट में, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी क्या जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे, तो नहीं होगी, क्योंकि फोर्स नहीं ना चेंज हो रहा, फोर्स वही है, ग्रेविटेशनल ही फोर्स है, इसलिए सेंट्रीपिटल ही रहेगा वो, तो डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है। इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहले 3 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नॉर्मल एक रिवीजन उसको दे देता हूं मैं कि g की वैल्यू डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड द रेडियस, हाइट एंड डेप्थ आर द distances. That's why if their value increase, value of g will decrease. For example, if we consider the radius, then the radius of earth is not same everywhere. Why? Because the shape of earth is not perfect circle, it is an somewhat eccentric shape because of rotation and centrifugal force. That's why earth bulge out at equator and flatten at pole. Okay, that's why radius increases at equator, decreases at pole. That's why value of g also, if radius increase, value of g decrease, radius decrease, value of g increase at pole and equator. वैल्यू भी मैंने बता दी है। हाइट के बारे में भी यही है, if object go above the earth surface, it will going from away from the center of earth, that's why force will decrease, value of g also decrease. And if object going inside the earth, then the mass of earth decreases and value of g also decreases. So ये बहुत ही important point था, और इसको मैंने नोट्स में बहुत सिंपल वे से आपको लिख कर दिया है, तो आपको नोट्स से और ये वीडियो लेक्चर से समझ कर लेना है। 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप कंसिडर करो कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अच्छे से रिवाइज करो, स्टडी करो, यहाँ तक रीड करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। उससे पहले मास एंड वेट के ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि हर एक प्लैनेट की या ऑब्जेक्ट की जो रेडियस होती है और मास होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की अगर बात करें, मून की, तो उसके ऊपर g की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, मगर मास ऑफ मून डिफरेंट है, रेडियस ऑफ मून डिफरेंट है। अगर हम अर्थ से और कहीं चले जाते हैं, मून के ऊपर या मार्स के ऊपर, तो उन ऑब्जेक्ट का मास और रेडियस डिफरेंट होगा। मास और रेडियस डिफरेंट, तो उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। जैसे जो मास है मून का अर्थ से 6 टाइम लेस है, इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कितने टाइम लेस है, 6 टाइम ही लेस है। इसके ऊपर एक सम भी हमें सॉल्व करना है, आगे सॉल्व एग्जाम्पल में है,
जब हम सम स्टार्ट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब सम में भी देखेंगे इसे और एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आ रहा है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो चलो देखते हैं। ये टॉपिक आपको होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार वीडियो और अच्छे से देखो, नोट्स अच्छे से रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा। जो डाउट आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।